गुड मॉर्निंग +2 बेटा। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड दूसरे होते हैं हीट्रोजीनियस। अभी होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस जो है ये टर्म्स आप अब अच्छी तरह से जानते हो। जीनियस कैटलिस्ट, ओके, ये कैटलिस्ट है, दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, क्या होते हैं हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को लेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस, है ना। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन सेम फेस विद रेक्टेंट्स। मतलब जब रेक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की सेम फेज हो। फेज मतलब उनकी फिजिकल स्टेट। जैसे अगर कैटलिस्ट सॉलिड है तो आपका जो रेक्टेंट्स हैं वो भी सॉलिड होंगे, या कैटालिस्ट लिक्विड है तो रेक्टेंट भी लिक्विड होगा, और अगर कैटालिस्ट गैस है तो रेक्टेंट भी गैस होगा। मतलब सबकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगी। ऐसे कैटालिस्ट को हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिस्ट एंड प्रोसेस इज नॉन एज अ होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, तो और रिएक्शन जो होते हैं इसमें उनको बोलते हैं होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको? होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। जो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट का एग्जांपल लेना है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास और ये ऑक्सीजन के साथ। इसमें हमें बेटा इसकी जो स्टेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल स्टेट, क्योंकि इसमें हमने शो करना है ना कि आपका कैटालिस्ट और रेक्टेंट जो है दो ऑल आर इन सेम फेज। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन रेक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेस, उनको हम बोलते हैं होमोजिनस कैटालिसिस। तो ये बना SO3 गैस। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, आपकी ऑक्सीजन गैस है, आपका NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको जो है इसको हम बोलेंगे होमोजिनस कैटालिसिस। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन इसमें लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड हो सकता है, कोई और आयोडाइड हो सकता है ना। तो ये जो है आपके पास ये भी आपके पास होमोजेनस कैटालिसिस की जो है वो एग्जाम्पल है। इसमें ये भी लिक्विड फेज में, आयोडाइड आयन भी आपके लिक्विड फेज में। आयन कभी भी सॉलिड में तो नहीं हो सकते हैं, है ना, तो उनको लिक्विड में मतलब एक्वस में ही डालते हैं। तो ये भी लिक्विड है, तो इसलिए ये भी कैसी हुई? एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। तो ये रिएक्शन जो है होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस हो गई। सिमिलरली आप जो है वो एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक योर इथाइल एसीटेट। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑर्गेनिक एग्जांपल लिया, इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। और ये आपके पास हमने इसकी जो है हाइड्रोलिसिस करनी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड को भी पानी में हमने डाला हुआ एक्वस। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास बेटा CH3 एसिटिक एसिड प्लस आपके पास इथाइल अल्कोहल, राइट। तो ये भी देखो, इसमें देखो आपके पास रिएक्टेंट ये इथाइल एसीटेट भी लिक्विड स्टेट में है, आपका वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, आपका एसिड भी लिक्विड स्टेट में है। तो ये भी आपके पास एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस, राइट। इसी तरह हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेती हूँ, फोर एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स पता होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल लिया बेटा मैंने, क्या लिया? इथाइल अल्कोहल। तो ये आपके पास जो है वो इथाइल अल्कोहल और इसमें जो है कैटलिस्ट आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4, बट इट इज़ ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट। ठीक है ना, तो इसमें हमने लिक्विड लिख देना है। अंडरस्टूड है कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो ये बना आपके पास डाई इथाइल ईथर CH3CH2, ये ईथर होता है, CH2CH3। तो इस तरह से जो हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं और सभी के सभी होमोजेनस कैटालिसिस के रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आपका जो मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस कर लेते हैं हम उससे पहले। तो मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एंड इंटरमीडिएट हमने जैसे पीछे भी पढ़ा, रिएक्शन का इंटरमीडिएट ऑलवेज कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, और वो डिकम्पोज कर जाता है और उसमें से प्रोडक्ट बन जाता है, और अपने जो आपका कैटालिस्ट है वो अपने आप को एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो इट रिकवर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें जो है हम स्टेप लेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं, देखो नंबर 1 एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम, जो हमने ऊपर लिखा SO2 गैस प्लस O2 गैस, और ये बना आपके पास NO गैस,
और ये बन गया 2SO3 गैस। ओके, तो ये इसका हमने जो है वो अब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का जो है हमने इसका करना है। तो क्या होगा, ये आपके पास जो है कैटलिस्ट है, यू नो इट, है ना, दिस इज कैटलिस्ट। तो पहले क्या होगा, जैसे हमने मैकेनिज्म पढ़े ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी इसको जो है करेंगे। जैसे आपके पास इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, दैट इज योर विच इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर, कैटलिस्ट प्लस उसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा बेटा ये, और ये बना लेगा अपने आप को NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन जो है फास्ट है, और यू नो दैट फास्ट रिएक्शंस के ऊपर जो रिएक्शन रेट है दैट डज नॉट डिपेंड, है ना। तो इसलिए हम जो है इस रिएक्शंस में जो है इंटरमीडिएट बनाइए, और दिस इंटरमीडिएट इज unstable and it combine with sulfur dioxide to form your sulfur trioxide and NO recover itself at the end of the reaction। मतलब इस end of this reaction जो है NO जो है अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो this NO2 combine with sulfur डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। बैलेंसिंग मतलब बैलेंसिंग इन द सेंस कि होल रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, अदरवाइज आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बना आपके पास SO3 और SO3 बन गया, और ये NO जो है वो अपने आप को रिकवर कर लिया। तो ये आपके पास कैटलिस्ट है, दिस इज योर कैटलिस्ट, है ना। तो देखो भला आपके पास ओवरऑल, इसको देखो हमें हम क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे N 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट वाला रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें जो है 2NO2 है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होल रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ जाएगा बेटा, इसको जो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे हम, तो क्या होगा, 2NO2 के साथ 2NO2 कैंसिल हो गए, है ना। तो क्या बन जाएगा, और NO के साथ जो है NO के साथ NO कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या बचा, SO2 प्लस O2, और ये बना आपके पास SO3, है ना। तो SO3 बनाइए। तो इस तरह बेटा इसमें गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और कैटलिस्ट आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि ये हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है। पर क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल करके करेंगे तो हम बोलेंगे कि NO कहाँ चला गया, तो इसलिए हम जो ये वाले जो मैकेनिज्म है इसमें हम इसको कैंसिल ना करके, ओवरऑल रिएक्शन ना करके, हमें सिंपल पता है कि जितने नंबर ऑफ NO2 यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ NO2 यहाँ फॉर्म होंगे इस ऊपर वाले में, है ना। तो इसलिए जो है वो एक आपने जो है वो जरूर लिखना है इसका मैकेनिज्म, कि आपके पास इंटरमीडिएट बना विच इज अनस्टेबल एंड विच कंबाइन विद योर SO2 एंड फॉर्म SO3 एंड NO recover itself at the end of the reaction। So you can take one more example of it। For example H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आयोडाइड है, और ये बन गया आपके पास H2O प्लस IO नेगेटिव। ये इंटरमीडिएट है बेटा, इसका इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। फिर आपके पास I नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया IO नेगेटिव, और प्लस H2O प्लस O2 और I अपने आप को इसने रिकवर कर लिया, है ना। तो इस तरह से दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। कल से मैं नीचे बैठूंगी, ठीक है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस नेक्स्ट आपके पास है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या बोलेंगे, जब रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट बोथ ऑफ देम आर नॉट इन सेम फेज या सेम स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। एंड प्रोसेस इज नॉन एज अ हेटेरोजेनस कैटालिसिस एंड रिएक्शन इज नॉन एज अ हेटेरोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन, हेटेरोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। तो इस तरह से आपने जो है हेटेरोजेनस कैटालिस्ट की जो है डेफिनेशन लिखनी है, और आपको आनी चाहिए ये क्या बोला, जब कैटालिस्ट इज इन डिफरेंट फेज विद या डिफरेंट स्टेट then that of reactants, that catalyst is known as that reaction is known as a heterogeneous catalyst and reaction is heterogeneous catalytic reactions। ओके, तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं जनरली हमारे पास, जिनको जो है वो आपके मेटल जो जिनको मतलब मेटल सरफेसेस जो हैं जनरली आपके पास रिएक्टेंट गैसियस होती हैं, और आपके पास जो कैटालिस्ट हैं वो आपका जो है वो कैटालिस्ट जो है आपका मेटल सरफेस होती हैं। इसके लिए नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं बेटा इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन,
ठीक है, ये हेबर प्रोसेस है, इसको याद रखना है आपने। Fe आयरन के प्रेजेंस में और 2 इसमें अमोनिया बनता है, इसको मैंने बैलेंस कर लिया है, ये गैस है। तो अब देखो यहाँ पे आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है आपका, ठीक है। तो सॉलिड ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इसने जो है किसको कैटलाइज करना है, किस रिएक्शन को कैटलाइज करना है इसने, आपने, तो इसने Fe ने तो किसको करना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो ये जो है आपके पास जो है क्या बना, इस तरह से ये जो है हीट्रोजेनस कैटालिसिस जो है ये इसका एग्जांपल हुआ, क्योंकि जो कैटलिस्ट है उसकी स्टेट जो है, उसकी फेज जो है वो सॉलिड है और रिएक्टेंट्स की जो है गैसेस है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ये गैस है, ठीक है, प्लस 2H2 ये भी हाइड्रोजन भी गैस है, और ये बना आपके पास CH3OH, ये आपके पास मिथेनॉल बना। क्या बना ये, मिथेनॉल। और इसको जो है दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये सॉलिड में है, जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में होता है, कॉपर भी मेटल सरफेस सॉलिड में है, तो इसलिए ये भी हीट्रोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेज हैं, और दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो प्लेटिनम तो आपको पता ही है कि ये होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी सॉलिड होता है, और ये बन जाता है SO3। क्या बन जाता है ये, SO3। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें देखो आपके पास SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, प्लेटिनम आपका सॉलिड है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी आपका सॉलिड है, तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये भी आपके पास एग्जांपल ऑफ हीट्रोजेनस कैटालिसिस है। तो इसमें और सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू, थर्ड एग्जांपल दैट इज योर वेजिटेबल ऑयल। जो घरों में आप लोग खाते हो ना, रिफाइंड ऑयल खाते हो, तो वो उसको जो है वो जो वेजिटेबल ऑयल है, अगर उसमें हम उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसमें से गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल। निकल मेटल कैसा है, सॉलिड है। अब देखो ये लिक्विड है, ये आपका गैस है, और आपका जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड है, तो इसकी जो फेस है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स, इसलिए ये भी हीट्रोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और ये आपके पास वेजिटेबल घी बन जाता है। जो डालडा घी नहीं खाते हो आप, डालडा तो कंपनी का नाम है, तो एक्चुअली वो वेजिटेबल घी है। तो वेजिटेबल घी जो है जिसमें डालडा और भी होते हैं, गगन होता था, है ना, तो वो जो डालडा घी है, जो जमा हुआ घी पहले खाते थे, वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये वेजिटेबल ऑयल का भी एग्जांपल हीट्रोजेनस कैटालिसिस। मतलब आपने क्या देखना है कि दो या तीन एग्जांपल आपको याद करने हैं जिसमें रिएक्टेंट्स की जो फेस है अलग हो और कैटालिस्ट की जो फेस जो है वो अलग हो। जनरली जो भी रिएक्शन यहाँ पे डैश के ऊपर लिखे जाते हैं ना, इस एरो के ऊपर, इनको हम कैटालिस्ट एज ए कैटालिस्ट, मतलब ये रिएक्शंस को एनहांस करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शंस को एनहांस करते हैं, राइट। अब इसमें जो है हीट्रोजेनस कैटालिसिस जो है ये 3 मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसमें हम 1 बाय 1 सभी मैकेनिज्म्स को जो है वो करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हीट्रोजेनस कैटालिसिस, हीट्रोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस, ओके। इसका हम क्या है, तो सबसे पहले तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी वाला जो हमने पहले पढ़ा, क्या, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है पहला मैकेनिज्म, तो वही हमने जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी उसमें क्या है कि आपके पास जो है वो जो सरफेस ऑफ कैटालिस्ट है उसके पास जो है वो उसमें सरफेस पे जो अनवैलेंस फोर्सेस, फ्री वैलेंसीज होती हैं, ये अनवैलेंस फोर्सेस होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं किसको, रिएक्टेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, लाइक गैसेस को अट्रैक्ट करेंगी, और वो उसके सरफेस के ऊपर क्या कर जाते हैं, एड्जॉर्ब कर जाती हैं। एड्जॉर्ब करने के बाद जो है वो आपस में रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट बना लेती हैं, है ना। तो इस ये आपके पास एड्जॉर्प्शन थ्योरी पे। अनदर है जो सेकेंड है आपके पास मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, बिल्कुल उसके तरह ही है पर थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में समझाया है, तो इसको मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी बोला, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ओके। तो इसमें क्या है बेटा, पहले सबसे पहले जैसे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे जो है ये बनाए हैं, मैं यहाँ पे आपको इसके साथ समझाती हूँ। जैसे आपके पास ये बेटा ये एटम है मेटल के, मतलब ऐसे दिखाए हमने यहाँ पे, है ना। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा तो हम तो ऐसे बनाते हैं उनको, ऐसे भी विदाउट ओवरलैपिंग, ऐसे, बट यहाँ पे हमने इनको शो करना है तो हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। इतना करेंगे तो मेस क्रिएट होगा, तो इसलिए इसके बजाय हम जो है वो इस तरह से दिखा रहे हैं, राइट।
तो ये चीज़ आपने रखना है। तो इसमें आपके पास जो है ये जैसे सपोज मैंने ये 2 लेयर एटम्स का लिया हुआ है, तो यहाँ देखो इसमें जो है वैलेंसीज हैं या अनवैलेंस फोर्सेज हैं। तो ये अनवैलेंस फोर्सेज जो है कैटलिस्ट जो है वो फ्री वैलेंसीज भी बोल देंगे, इनको अनवैलेंस फोर्सेज भी बोल देंगे। तो ये कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज ओके। तो इसमें जो है वो प्लस ए बी, ये ए बी जो है वो क्या है आपके पास रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। अब आपस में इनको रिएक्ट करने के लिए रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। जनरली ये गैस की फॉर्म में होते हैं, मतलब जनरली आपके रिएक्टेंट जो है गैस होते हैं। हेटेरोजेनस कैटालिसिस में जनरली आपके रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो वो गैसेस जो है वो दूर दूर स्कैटर्ड रहती हैं, तो उनको आपस में कंबाइन क्लोज लाना यही काम है आपके किसका, इस कैटालिस्ट का। जो मेटल सरफेस है उसका ये काम है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एट एक्टिव साइट। जो भी इसके एक्टिव साइट्स हैं, वेदर ये जो है जैसे ये एक्टिव साइट्स हैं सारी, ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये सारी एक्टिव साइट है जिनको मैंने रेड से किया है ना। तो ये इन किसी के भी ऊपर भी जो है ये जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ लिख देंगे हम, एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ reactant एट द एक्टिव साइट, ठीक है। तो उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाएगी, उसको हम दिखाएंगे बेटा, ये मैं यहाँ दिखा देती हूँ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे दिखाना है आपने 1 2 3 1 2 ऐसे दिखा दिया। वही दिखाना जो हमने पीछे जितने नंबर ऑफ एटम लिए थे, ठीक है। तो कोई किसी भी एक एक्टिव साइट पे जैसे ए भी एड्सॉर्ब हो गया, इसके ऊपर बी भी एड्सॉर्ब हो गया। अब देखो ये दोनों एड्सॉर्ब हुए, अब ये दोनों आपस में क्लोज आ गए। कैसे आ गए ये क्लोज, तो इसकी वजह से जो है अकरेंस मतलब इनके बीच में आपस में जो है बॉन्ड बनेगा अब, है ना। तो यहाँ तो एड्सॉर्प्शन हो गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एड्सॉर्प्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया अकरेंस ऑफ, यार एक मिनट, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसके बाद ये इनके बीच में रिएक्शन होगा तो आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। अब कंबाइन कर गए तो यहाँ पे देखो आपके पास जो है ये दोनों हमने जो है वो अभी हमारे पास जो है ये चीज़ लिखी बेटा, ये यहाँ आनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ इनकी एड्सॉर्प्शन हुई। अब इनके बीच में जो है वो अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कहाँ आना है, यहाँ आना है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, अब ये जो इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे आपस में ये ऐसे है ना। तो ए और बी में के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। ए और बी के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इसको आप वो कर सकते हो, ऐसे करके। तो ये ए एंड बी के बीच में जो है बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसमें जो है ये लिखा हमने फिर अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद आपके पास क्या होगा, अब होगी आपके पास डीजॉर्प्शंस का मतलब है अब ये जो एड्सॉर्ब हुए ए बी, ये आपस में इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, और जो एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो बॉन्ड था वो वीक था, इसलिए डिजॉल्व कर जाएंगे। तो डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे। ये अपने आप को देखो कैटलिस्ट ने बिल्कुल अपने आप को रिकवर कर लिया, और आपके पास प्रोडक्ट बन गया ए बी अलग अलग थे ना, अब बन गया ए बी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके बेटा, अब आपके पास जो है नेक्स्ट है आपके पास है कि
ये वाली थ्योरी पता लग गई ना आपको। तो हमारे पास हमने दो मैकेनिज्म कर लिए, एक एड्जॉर्प्शन और कैसे डिसॉर्प्शन होती है। तो आपके बुक में जो है वो एक अनदर एग्जांपल लेके दिया है। इथीन जो है वो आपके पास कंबाइन करती है H2 के साथ ऑन द प्लेटिनम सरफेस। तो सेम चीज़ है, अगर आप इसको देखेंगे जहाँ पे हमने AB लिखा वहाँ पे इथीन हो जाएगा, इथीन एड्जॉर्ब करेगी सरफेस के ऊपर, है ना, और फिर वो बाद में हाइड्रोजन भी एड्जॉर्ब करेगी और दोनों कंबाइन करके जो है वो एंड में जो है वो इथेन मॉलिक्यूल जो है वो उसमें निकल आएगा। तो सेम चीज़ है। तो ये था आपके पास जो मैकेनिज्म ऑफ हीटेरोजेनस कैटालिसिस। तो हीटेरोजेनस कैटालिसिस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एड्जॉर्प्शन, एक्टिव एड्जॉर्प्शन साइट्स के ऊपर एड्जॉर्ब करती है और देन वो कंबाइन करती है, आपस में केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनने के बाद जो है वो डिसॉल्व कर जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, कि सॉलिड कैटालिस्ट के जो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, ठीक है। उसमें सबसे पहले है नंबर 1 है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, इसमें हम ये बताते हैं कि जो कैटालिस्ट है दे आर सो एक्टिव इट रिक्वायर्स इन स्मॉल अमाउंट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस वेरी हाई, ठीक है ना। तो इट मीन्स के एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो कई बार पेपर में आता है, ये यूजुअली आता है एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2 + O2 को आपस में कंबाइन करना है, दोनों गैसेस फॉर्म में है, इनको कंबाइन करना है आपस में, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने इसमें, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो अगर इसको इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट करते हैं प्लेटिनम इज अ कैटालिस्ट, ठीक है। अगर इसके प्रेजेंस में करते हैं तो ये रिएक्शन 10⁻10 टाइम हायर हो जाता है। कितना हो जाता है, 10⁻10 टाइम हायर। और दिस रिएक्शन इज अकर विद द एक्सप्लोसिव वायलेंस, मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, इतना एक्सप्लोजन होता है इनमें कि इतने विद इन नो टाइम जो है रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, की एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द, टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगला आपके पास है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट जो है बेटा, सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट में क्या है कि एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारे पास जो कैटालिस्ट है उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको डायरेक्ट करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, पर डेफिनेशन आपको सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट आना चाहिए। एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी। मतलब एक अगर कैटलिस्ट चेंज कर देते हैं तो आपके रिएक्टेंट वेदर दे आर सिमिलर बट प्रोडक्ट आपका डिफरेंट होगा, है ना। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट सारे रिएक्शंस को जो है वो, या डिफरेंट कैटलिस्ट जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकता है, नो, वो सिलेक्टिव है, पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ के यूज़ होगा तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें ऑल में आपके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ही कंबाइन करेंगे, बट हम जो है वी कीप चेंजेस दिस कैटालिस्ट, ओके। तो ये बन गया आपके पास मीथेन, और यहाँ पे अगर आप निकल के प्रेजेंस में करते हैं, निकल इज अ कैटालिस्ट, तो हमारे पास मीथेन एंड H2O बनता है, ठीक है, वाटर बनता है, मतलब गैसेस फॉर्म में। और अगर हम सेम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं और आपका जो है यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कॉपर, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, इसको करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, तो हमारे पास मिथेनॉल, पीछे भी हमने ये रिएक्शन किया है ना, तो मिथेनॉल बनता है। सिमिलरली अगर आपके पास इसमें हम कॉपर यूज़ कर लेते हैं, कॉपर मतलब ये तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, बट आपने कैटालिस्ट जो है कॉपर यूज़ किया तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो देख लीजिए आप कि आपने इस कैटालिस्ट ने डायरेक्ट किया कि क्या बनना है। जैसे निकल था तो हमारे पास मीथेन बनी, और अगर हमने कॉपर जिंक इनका कॉम्बिनेशन लिया तो हमारे पास मिथेनॉल बनी, और अगर हमने कॉपर लिया तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना। तो मतलब कि एबिलिटी ऑफ दिस कैटालिस्ट टू डायरेक्ट द
रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट या टू गिव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट वो है। एक अनदर एग्जांपल करते हैं ऑर्गेनिक का। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन बोलते हैं इसको, है ना, एसिटिलीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम इसमें कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ करते हैं, अगर इसमें हम प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और एक हम जो है वो लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट। और लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये अगर हम इसको लेते हैं प्लेटिनम की कैटालिसिस करते हैं तो हमारे पास इथेन बनता है बेटा, क्या बनता है, इथेन बन जाएगा। और अगर हम लिंडलर कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो वो जो है वो सिर्फ आपका इथीन बनेगा। तो मतलब अगर हमने इथीन बनानी है एसिटिलीन से तो हम लिंडलर कैटालिस्ट यूज़ कर लेंगे, और अगर हमने एसिटिलीन से जो है इथेन बनाना है तो हम प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट एंड योर सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, अब आपके पास है अनदर क्लास है, दैट इज़ योर एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट कौन होते हैं, ऐसे हम कैटालिस्ट जो है केमिकल सब्सटेंस होती है, जैसे जितने भी हमने पढ़े केमिकल सब्सटेंसेज हैं और दे कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस। बट एंजाइम जो है ये आपके पास नेचुरल अकरिंग कैटालिस्ट हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और लिविंग रिएक्शंस को ही या प्रोसेसेस को ही जो है वो एनहांस करते हैं। बायोलॉजिकल जो इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल एज आई टोल्ड यू एंड विच कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हमारे पास बेटा इतने सारे, देखो हमारी बॉडी है, नंबर ऑफ, हम तो खाना खाते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं तो अंदर होती हैं और हमें जो है वो अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। तो दिस जो हमारे जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हैं, जो ये आपके पास जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका मोलर मास 15,000 से लेके आपके पास 10 लाख ग्राम पर मोल होता है। और विदाउट एंजाइम लिविंग प्रोसेसेस वुड बी वेरी स्लो, बहुत स्लो होंगी। जो खाएंगे पिएंगे वो फास्ट नहीं होगा। तो आपने देखा है हमें भूख लगती है, खाना खाते हैं, हमारी एपेटाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो जो हमें एनर्जी मिलने शुरू हो जाती है ना। तो अगर जैसे सपोज कोई आदमी बीमार है और वो जो है वो ही इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली एंड तो क्या करते हैं, उसको इंट्राविनल ग्लूकोज देते हैं। इंट्राविनल ग्लूकोज इसलिए देते हैं क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है, उसकी अदर पार्ट ऑफ बॉडी काम नहीं कर रही है, तो खून में, ब्लड में सीधा ही ग्लूकोज डाल देते हैं ताकि वो हमें एनर्जी मिलती रही, है ना। तो वो तो एक बिल्कुल मतलब इमीडिएट एनर्जी देने की बात है। और अदरवाइज़ हमें, अगर हम लो फील कर रहे हैं, हमें भूख लगी है, तो हम अगर खाना नहीं खाते हैं तो हम जो है उतने एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। तो हम खाना खाने के बाद विदिन तो थोड़ी ही देर में हम जो है वो एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो आपके इनको बायोलॉजिकल एंजाइम्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल कन्वर्जन्स हम देखते हैं, कुछ एक सो मेनी कन्वर्जन्स आर देयर, बट कुछ कॉमन कन्वर्जन्स हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे ग्लूकोज की अभी मैंने बात की, तो ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में है, जैसे मैंने बोला हमने, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर जाइमेज एंजाइम होता है, कौन होता है, जाइमेज एंजाइम। और ये इसको, अगर जाइमेज एंजाइम है तो ये इसको जो है वो C2H5 इथेनॉल में कन्वर्ट करता है और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट। और अगर आपके पास यूरिया हमारे पास क्या फार्मूला होता है यूरिया का, NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। और इसको जो है इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो करेंगे यूरिएज एंजाइम है, ये एंजाइम है ना, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। तो ये आपके पास जो है वो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सिमिलरली आपके पास, आप स्टार्च खाते हो, स्टार्च इन द सेंस आप पोटैटो खा रहे हो, आप राइस खा रहे हो, तो वो भी तो हमें अल्टीमेटली एनर्जी देता है ना। तो स्टार्च खाने पे अगर हमने C6H10O5, स्टार्च का ये जनरल फॉर्मूला होता है N प्लस इसकी हाइड्रोलिसिस, हमेशा जब पानी पीते हैं वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, है ना। तो अगर हम स्टार्च में अगर डायस्टेज एंजाइम है तो ये एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज शुगर में, C12H22O11। माल्टोज शुगर जो है वो, माल्टोज को जो है वो नंबर 3, माल्टोज को जो है वो C12H22O11 ये माल्टोज है। और इसको अगर माल्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, एज करके करते हैं, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए इसको। और
मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया हमने एक, और ये बन जाएगा आपके पास ये हम बेटा बायोमॉलिक्यूल्स में भी करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, तो स्टार्च खाने के स्टार्च हमने इमीडिएटली खाई, वो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होती है, कन्वर्ट सारी ग्लूकोज में होंगी, पर तब होंगी जब उनको जो है वो उनको अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। राइट, अब देखो शुगर खाते हैं ना, जो डायरेक्ट चीनी खा लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी C12H22O11। इनके जो डिफरेंस होता है वो ओनली बॉन्ड्स में, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप में, इसमें होता है बेटा। तो ये चीज़ हम जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो अभी तो आप इतना रखिए याद कि माल्टोज एंड सुक्रोज कौन होती है, जो चीनी होती है हमारी, इनका फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए मैं इनको लिख रही हूँ यहाँ पे सुक्रोज की जो हाइड्रोलिसिस होती है बेटा वो इनवर्टेज एंजाइम सुक्रोज की होती है। माल्टोज की इसकी स्टार्च की नहीं होती है, स्टार्च के लिए पहले डायस्टेज एंजाइम चाहिए टू कन्वर्ट इनटू माल्टोज, फिर माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम चाहिए और वो बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बना आपके पास इनवर्टेज एंजाइम, तो ये बन जाएगा। अब इसमें देखो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, बट सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एक मिलता है ग्लूकोज, फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, ये बन गया ग्लूकोज। पर दूसरा जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फ्रक्टोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। ओके, तो इस तरह से। उसके बाद आपके पास अंदर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से हमारी बॉडी में इथाइल अल्कोहल बनती है, कुछ लोग जो है वो खाते भी हैं। तो इसमें माइकोडर्मा एसिटाई, जो माइकोडर्मा एसिटाई है ये कन्वर्ट करता है इसको एसिटिक एसिड में। माइकोडर्मा एसिटाई किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये एसिटिक एसिड में। तो ये बेटा सारी प्रोसेसेस आप इनको याद कर सकते हो, किसी भी लेवल में आती हैं। और अगर आपने HP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो 1-2 एग्जाम्पल याद करने हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। जैसे मिल्क है, मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करना है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। किसके द्वारा होता है, जो इलेक्ट्रोवेसिलाई बैक्टीरियाज होते हैं, इलेक्ट्रोवेसिलाई जिसमें इलेक्ट्रोवेसिलाई एंजाइम प्रेजेंट इन कर्ड, जो कन्वर्ट कर देते हैं आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में करना, टेबल दिया है उसको याद कर सकते हो। माल्टोज को जो है वो स्टार्च से माल्टोज में डायस्टेज, फिर माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। और अगर जाइमेज एंजाइम है, सोर्स उसका ईस्ट है ना, सोर्स उसका ईस्ट है, तो ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट। यूरिया का सोर्स जो है वो सोयाबीन है, यूरिया को कन्वर्ट करने के लिए जो सोर्स है सोयाबीन है। यूरिएज एंजाइम इसमें होता है और वो क्या करता है, कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इथाइल अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड को, ये मैंने बताया माइकोडर्मा बैक्टीरिया एसिटाई होता है और ये ओल्ड विनेगर में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है और ये स्टमक में पाया जाता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एंड लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें लैक्टेज एंजाइम होता है और ये डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। स्टार्च को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अमाइलेज एंजाइम उसमें डायरेक्ट स्टार्च से ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, तो अमाइलेज एंजाइम और इसका सोर्स है स्टार्च। ठीक है, और कर्ड लैक्टोवेसिलाई जो है वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ये जो है वो कर्ड इसका जो है वो ओके। फिर बेटा ये हम ना एक्चुअली स्कूल में मैं कर रही हूँ, कोई ना कोई जो है फ़ोन आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपके जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो अगला हम इसमें करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। तो जैसे हमने बोला एंजाइम हाईली एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि जो एंजाइम कैटालाइज प्रोसेसेस हैं वो रिएक्शन 10⁻8 से लेके 10⁻20 टाइम जो है वो एनहांस करते हैं एज कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, मतलब एंजाइम जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और वो जो है वो रिएक्शन रेट को जो है एनहांस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है 10⁻3 to 10⁻6 के लिए आपको सिर्फ एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मोल, मतलब मोल का मिलियंथ जो है इतना अमाउंट चाहिए उसको जो है रिएक्शन को एनहांस करने के लिए 10⁻3 1000 टाइम और 10⁻6
इतना टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जैसे एंजाइम आपके पास रेनिन एंजाइम है जो आपके कोआगुलेशन ऑफ मिल्क को करता है, ठीक है, चीज़ बनाता है जो है, ओके, वो मिलियन टाइम जो है इट्स ओन वेट ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, वो जो है वो आपके पास कितना करता है, वो इतना ज़्यादा बनता है कि अपनी जो मिल्क प्रोटीन से मिलियन टाइम जो है वो ज़्यादा होता है उसकी अपने मास से, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी हमने कर ली है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है पर्टिकुलर उसको करते हैं। जैसे अपने सुक्रोज को अगर हम इन्वर्टेज एंजाइम देते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च को अगर हम अमाइलेज एंजाइम देते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और स्टार्च को अगर हम डायस्टेज एंजाइम देते हैं तो माल्टोज बनता है। तो ये कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपने देखा होगा, जब बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी हम लो फील करते हैं, मतलब हमारी जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम ही किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं। तो अगर वो प्रॉपरली काम करेंगे तो हमारी बॉडी लो फील करेगी, है ना। तो एंजाइम जो है वेस्ट वर्क करते हैं हमारी बॉडी, जो हमारा जो आपका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, दैट इज़ योर 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट है, 98.4 फ़ारेनहाइट एंड 310 जो है वो केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे जो है वो बेस्ट जो है वो ये मतलब ये वर्क कर सकते हैं। टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तब भी नहीं वर्क करेंगे, और टेम्परेचर लो अगर हो जाता है इससे तो भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। और दूसरा पीएच इनको ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हाई पीएच भी नहीं चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कम पीएच भी नहीं चाहिए होती है। तो जो पीएच जो है वो जिसमें जो बिल्कुल ठीक वर्क करते हैं वो 5 to 7 पीएच के बीच में ये काम करते हैं। बट ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होती है वो 7.34 या सम बुक्स में जो है 7.4 भी लिखी होती है। ह्यूमन ब्लड की पीएच, ब्लड ऑफ ह्यूमन की पीएच जो है वो इतनी लिखी होती है, तो उस पर जो है बेस्ट वर्क करते हैं। फिर कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की जो कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स है, इट इज़ अकर बाय मैकेनिज्म एंड इनहिबिटेड बाय द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर रेगुलेटेड एक्टिविटी ऑफ मोस्ट एंजाइम्स कैटालाइज्ड बाय क्लोजली रेगुलेटेड। अगला है इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ना प्रमोटर्स, एंजाइम के केस में उनको हम एक्टिवेटर्स एंड प्रमोटर्स बोलते हैं, को एंजाइम्स बोलते हैं। तो एक्टिवेटर्स हमारे पास मेटल आयंस होते हैं, देखो हमने सोडियम क्लोराइड खाते हैं तो उसमें से हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। नॉट ओनली सोडियम, ये और हमारे ईटेबल्स में पाया जाता है। हमें मैग्नीज चाहिए होता है रिएक्शंस को प्रमोट करने के लिए, कोबाल्ट चाहिए होता है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव चाहिए होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव चाहिए होता है। तो इस तरह से इनको हम जो है इस केस में हम इनको जो बोलते हैं एक्टिवेटर्स बोलते हैं या को एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो दीज एक्टिवेटर्स जो हैं वो एक्टिवेटर जनरली हमारे पास जो है कोएंजाइम जो है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ कोएंजाइम, मतलब दीज आर द जनरली मेटल्स और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कंबाइनली जो है कोएंजाइम्स बोल देते हैं। और मेटल आयंस में जो है जिंक के हो सकता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, Fe, कॉपर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, सोडियम, कोबाल्ट एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा आपके पास इनहिबिटर और पॉइजन्स हमने पढ़ा था ना, जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस को जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, रिटार्ड करता है, रिड्यूस करता है, उनको हम इनहिबिटर्स और पॉइजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो ये कुछ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम थे। अब आपके पास है बेटा मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिनको एंजाइम कैटालाइज करता है उसका मैकेनिज्म। तो इसमें बेटा आपके पास जो है वो एक है आपके पास कि जो बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा बाइंडिंग ऑफ एंजाइम, लिख लेना आप लोगों ने, क्या आएगा, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट तो इसमें आपके पास आ जाएगा बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स
टू सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें आपके पास ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, और ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसको बोलेंगे ES, और ये हो गया फास्ट रिएक्शन है ये, ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद आपके पास इसको बोला हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्या बोला इसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। अब इसकी क्या होगी, डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम, ऐसे सीधा लिखती हूँ, सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब जो आपके पास इसका जो कॉम्प्लेक्स बना है ये तो अनस्टेबल है ना, तो ये क्या करेगा, आपस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो ES है ये बन जाएगा EP, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जिसको बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। यहाँ पे क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये फिर उसके बाद डिसोशिएट हो जाएगा, यहाँ इसकी डिसोशिएशन हो जाएगी, डिसोशिएशन, तो क्या बन जाएगा, ये E प्लस प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपके पास बेटा ये जो ये रिएक्शन है ये स्लो है, दिस वन, ठीक है, ये स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो इसलिए जो है वो हमारे पास इस तरह से एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा बेटा हमारे पास एक लॉक एंड की मॉडल है, और सेकंड हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। तो ये दोनों मैकेनिज्म बेटा मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ऊपर से कॉल आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट जो है वो लिखवाना है। तो इतना काफ़ी है, फिर अब हम इतना रोज ही कर लेंगे, अगर टाइम मिला करेगा स्कूल में तो इतना रोज ही कर लिया करेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, इजी है, और इसको इतना पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।